नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियाँ कितनी हमारे मूल संविधान में थी और साथ ही दोस्तों कितनी वर्तमान में, तो इनके बारे में जानेंगे। लेकिन 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन जो है करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, जिनमें से 10 देश चुने गए थे जहाँ से कुछ न कुछ प्रावधान या व्यवस्थाएँ भारतीय संविधान में ली गई थी। अब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, जहां से लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। जैसे हमें ब्रिटेन से और अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ से क्या क्या लिए गए? मूल अधिकार लिए गए हैं और साथ ही दोस्तों एकल प्रस्तावना का विचार दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। संसदीय व्यवस्था ली गई, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायी शासन। तो ये सभी जो है कहाँ से? ये ब्रिटेन से लिए गए। तो इस प्रकार हमने जाना था कौन से देश से जो है कौन सी व्यवस्थाएं जो है ली गई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स, यानी हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। अब कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल लेंगे अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स। तो मूल अधिकारी यानी मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट जो है 26 नवंबर 1900 बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1900 बनकर तैयार हुआ था। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा ये मूल संविधान जो है इसमें 395 आर्टिकल थे। भागों की यानी पार्ट की बात की जाए तो इसमें 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी हमारे मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान संविधान की हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 470। यानी काउंटिंग या संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई? 470 हो गई है। पार्ट यानी भाग की संख्या की अगर गणनात्मक या संख्यात्मक काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो भागों की संख्या है 25। लेकिन अगर ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे भाग 23, 24 और 25 में क्या लिखा है, तो फिर लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे 25। तो लिखने का मतलब ये है जैसे संविधान के भाग 4 में 4 ए जोड़ दिया गया है, 9 ए और साथ ही 14 ए। अगर इनको भी हम काउंट कर लेते हैं तो भागों की संख्या हो जाती है 25। यानी संख्यात्मक दृष्टि से या काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो भागों की संख्या 25 है और आर्टिकलों की संख्या है 470। तो ये आपको याद रखना है। अनुसूचियाँ तो आप सभी को पता है कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12। कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं अनुसूचियाँ। अब यहाँ पे एक एक अनुसूची करके जानेंगे कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो प्रथम अनुसूची यानी पहली अनुसूची में भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो इसमें बात की गई भारत संघ में 28 राज्य, 8 यूटीज के नाम, क्षेत्रों की चर्चा वगैरह जो है की गई है। तो अनुसूची 1 में जो है भारत संघ, भारत में कितने राज्य, कितने यूटीज है, उनकी राजधानियाँ, उनका क्षेत्र, इन सभी के बारे में जो है वर्णन किया गया अनुसूची 1 में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे एक, जब कभी नए राज्य बनाए जाएं या नाम बदले जाएं तब संशोधन जो है आर्टिकल में नहीं होगा बल्कि अनुसूची 1 में किया जाएगा। यानी यहाँ पे कहा गया है जब कभी भी नए राज्य बनाए जाएंगे भारत संघ से या नाम बदले जाएंगे तो संशोधन जो है अनुसूची 1 में होगा, ना कि आर्टिकल में। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये था अनुसूची 1। अब अनुसूची 2 देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मिलने वाले वेतन एवं पेंशन भत्तों के बारे में बात की जाती है। तो अनुसूची 2 कहता है
कि इसमें जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है। लेकिन अनुसूची 2 के माध्यम से जो है किन को वेतन, पेंशन, भत्ते दिए जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति को, साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, और साथ ही कैग, जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो इन सभी के वेतन, पेंशन एवं भत्तों की बात की जाती है अनुसूचित 2 में। और इनको वेतन, पेंशन, भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये अनुसूची 2 भी क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी अनुसूची की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है भारत संघ एवं राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप है। अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बात की गई है। तो अनुसूची 3 के माध्यम से जो है किन किन को शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पे बात की गई है, यानी भारत संघ एवं राज्यों के मंत्री जैसे सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ यानी ओथ दिलाई जाती है। और किन की शपथ का जो है प्रारूप एक जैसा है? कैग मतलब महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो जज हैं इनकी शपथ का प्रारूप एक जैसा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनकी शपथ का प्रारूप एक जैसा है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो ये आपको याद रखना है। अनुसूची 3 हो गई क्लियर। अनुसूची 4, चौथी अनुसूची के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है। मतलब राज्यसभा में सीटें जो हैं किस राज्य से कितनी आती हैं और किस आधार पर? जनसंख्या के अनुपात में। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी के आधार पर जो है उस राज्य से राज्यसभा में उतनी ही ज़्यादा सीट आएंगी। जैसे एग्जांपल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है स्टेट वाइज देखा जाए तो, इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीट आती है। कितनी? 31 सीटें आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूपी से 31 सीटें आती हैं। जब हम राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे तो राज्यसभा में जो है दोस्तों कितनी सीटें आती हैं किस राज्य से, और वर्तमान में कितनी है, कितनी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम राज्यसभा को जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो वर्तमान की भी हम बात करते हैं। तो वर्तमान में 245 सीटें हैं किसमें? राज्यसभा में, जिनमें से केंद्र एवं राज्यों से जो है 233 सदस्य जो है चुने जाते हैं, याद रखें दोस्तों, मनोनीत जो है किए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों जो बाकी के 12 सदस्य बचे हैं उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को। और बाकी के जो 233 सदस्य हैं उनको जो है केंद्र एवं राज्य से जो है चुना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी 233 सदस्य जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो यह चौथी अनुसूची थी। ये आपको पता लग गया होगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के अनुपात में। 5वीं अनुसूची देख लेते हैं आप। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची 5। इसमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। यानी अनुसूची 5 कहता है इसमें अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, जाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो अनुसूची 5 के माध्यम से जो है कितने राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है? तो 10 राज्यों में बात की जाती है। कितने? 10 राज्यों में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये 10 राज्यों में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अनुसूची 5 में किसके बारे में बात की जाती है? अनुसूची 5 में कौन सा राज्य रखा गया है? इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये अनुसूची 5 क्लियर हो गई होगी। अब अनुसूची 6 की तरफ हम चलते हैं। छठी अनुसूची, यानी छठी अनुसूची में जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। यानी अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है इन 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण जो है
अनुसूची 6 में किया जाता है 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। और साथ ही जो ये 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है दोस्तों स्वायत्त जिला परिषद हैं। क्या स्वायत्त जिला परिषद हैं। और एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य जो है मनोनीत नहीं बल्कि चुने जाते हैं, इलेक्शन के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और बाकी के जो 4 सदस्य बचे हैं उनका निर्वाचन नहीं होता, उनको जो है राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है। और इनका कार्यकाल यानी टेन्योर जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। और जो ये स्वायत्त जिला परिषद होती हैं, इनमें जो है अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। अब इन स्वायत्त जिला परिषदों का काम क्या होता है? ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अनुसूची 6 भी आपको याद होगी। इसमें जो है 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ देख लेते हैं। असम में बोडो, दीमा, कार्बी है। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। तो ये 3 जनजातियाँ, और इन्हीं 3 जनजातियों के नाम पर जो है 3 नामों की पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं। मेघालय में तो आपको याद रखना है। मिजोरम में चकमा, लाई और मारा। त्रिपुरा में सिंध, त्रिपुरी, रियांग, लोसाई और लेपचा याद रखेंगे। तो यह 6ठी अनुसूची हो गई है क्लियर। अब आते हैं अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 7वीं अनुसूची। अनुसूची 7 में जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ बनाकर जो है अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसा अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। संघ सूची, जब हमारा मूल संविधान बना था तो संघ सूची में जो है कितने 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए। कितने? 100 विषय। राज्य सूची, मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में कितने? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे संघ सूची के कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इनसे अधिकतर अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो हम जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय आते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेते हैं संघ सूची के विषय, जैसे रक्षा और सशस्त्र बल है, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और बेतार, साथ ही युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना और खाने और खनिज। तो ये सारे विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जिन पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार का अधिकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार का अधिकार, समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर दोनों किसी विषय पर कानून बनाती हैं समवर्ती सूची के किसी विषय पर, तो किसको जो है ज़्यादा महत्व दिया जाएगा? तो दिया जाएगा केंद्र सरकार के कानून को। तो यह आपको याद रखना है। अब राज्य सूची के विषय देख लेते हैं, जैसे अदालतें हैं, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़कें, रेलवे पुलिस और पुस्तकालय। ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो आते हैं। ये वही महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सारे नहीं लिखवाए हैं क्योंकि सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। समवर्ती सूची के विषय भी देख लेते हैं, जैसे शिक्षा, वन, व्यापार संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीव और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली, नाप व बाट। तो ये सारे जो है समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग जो है रखे गए हैं, जिन पर केंद्र व राज्य दोनों का अधिकार जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अनुसूची 7 हो गई क्लियर, जिसमें जो है राज्य व केंद्र के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। तो ये आपको याद रखना है। अब अनुसूची 8 देख लेते हैं। अनुसूची 8 है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं।
यानी जो हमारा मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कौन कौन सी, जैसे संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया। तो ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में होती हैं हमारी 22 भाषाएं। तो ये 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई तो ये भी पता होना चाहिए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वीं भाषा के रूप में। फिर इसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 15 और 3 18 हो गई हैं। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। 4 और 18 यानी 22 भाषाएं हो गई हैं हमारी वर्तमान संविधान में। तो ये आपको याद रखना है। 14 भाषाएं जो है मूल संविधान में थी और बाकी 8 भाषाएं कब जोड़ी गई थी ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब शास्त्रीय भाषाएं देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 हैं। शास्त्रीय भाषाओं से क्या मतलब है? यानी दोस्तों जो भाषा जो है 1500 साल या 2000 साल पुरानी भाषाएं हैं उनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इन 5 को 2014 में। 6 और 5 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। द्रविड़ परिवार की भाषा कितनी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये आती हैं द्रविड़ परिवार की भाषाओं में, तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।